Hello everyone, welcome to our channel Clear Net with us. Today's topic for discussion is collective bargaining. This topic is from Unit 6, Business Management and Human Resource Management, UGC Net Commerce. This topic is also suitable for MCOM and MBA students. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. So let's start with the topic. First of all, in today's topic, we'll cover the meaning of collective bargaining, features of collective bargaining and forms of collective bargaining. तो देखिए, आइए देखते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था, सारी पावर जो है वो एम्प्लॉयर्स के हाथ में थी, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से वेजेस पे करते थे वर्कर्स को, वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करते थे, सब कुछ उनके हिसाब से होता था। तो इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ थे उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी, मतलब उनकी वो वीक थे और इस वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे वर्कर्स रेस्टलेस हो गए और उनको ये जो प्रोसेस है ये पसंद नहीं आ रहा था, तो उनके प्रोटेस्ट जो हैं वो बढ़ गए और उनको ऐसा लगा कि जब हम कलेक्टिवली फ़ाइट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ज़्यादा पावर है। तो ये जो उनकी कलेक्टिव फाइटिंग स्पिरिट थी, ये बेस बन गई आगे जाकर कलेक्टिव बार्गेनिंग का। सो नाउ व्हाट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग? Collective bargaining is a process in which the representatives of the employer and of the employees meet and attempt to negotiate a contract governing the employer-employee union relationship. मतलब collective bargaining एक ऐसा procedure है जहाँ पर दोनों parties एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर फेडरेशन हो सकती है और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ट्रेड यूनियन होती है। वो दोनों मिलते हैं और नेगोशिएट करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को या एक अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं जो गवर्न कर रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को। तो बेसिकली जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वो है कि हम एक अग्रीमेंट पे पहुँचे जिस अग्रीमेंट में कंडीशंस मेंशन्ड हो, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो वेजेस हो या कोई और चीज़ हो, ठीक है। ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो आपस में नेगोशिएट करके एक कॉन्ट्रैक्ट पर पहुँचती हैं। नाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो दो टर्म से बना है, कलेक्टिव एंड बार्गेनिंग। सो व्हाट डू वी मीन बाय कलेक्टिव? कलेक्टिव का मतलब है दोनों पार्टीज, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो हैं, दे एक्ट एज अ ग्रुप, क्योंकि रादर देन एज इंडिविजुअल्स, दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। बार्गेनिंग द मेथड ऑफ रीचिंग एन अग्रीमेंट, मतलब जहाँ पर जिस तरह से हम अग्रीमेंट पे पहुँचते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है पहला पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉयर ने रखा और एम्प्लॉयज़ मान गए। ये एक ऐसा मेथड है अग्रीमेंट पे पहुँचने का जिसमें प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स होते हैं, ऑफर्स और काउंटर ऑफर्स होते हैं, ठीक है। मतलब एक ने अपना प्रपोजल सामने रखा तो उसके बदले में दूसरी पार्टी ने अपना काउंटर प्रपोजल सामने रख दिया। तो दैट इज़ वाई ये क्या है, बार्गेनिंग प्रोसेस है। ये जो टर्म है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सबसे पहले 1891 में सिडनी और बिट्रिस वेब ने यूज़ की थी, जो कि फाउंडर हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ब्रिटेन में। लेकिन इसको जो इसका यूसेज डेवलप हुआ था वो सैमुअल गॉम्पर्स ने किया था जब वो काम कर रहे थे अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर में। आइए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की। सबसे पहले फ्लिपो ने कहा है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीट एंड अटेम्प्ट टू नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द नेचर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर यूनियन रिलेशनशिप। मतलब दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्प्लॉयर फेडरेशन और ट्रेड यूनियन जो हैं वो मिलते हैं और नेगोशिएट करते हैं आपस में, ताकि वो डिफाइन कर सकें टर्म्स और कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की। ILO, दैट इज इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ने डिफाइन किया है, नेगोशिएशंस अबाउट वर्किंग कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज और वन और मोर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस with a view to reaching an agreement wherein the terms serve as a code of defining the rights and obligations of each party in their employment relations with one another, fix a large number of detailed conditions of employment, and during its validity none of the matters it deals with can in normal circumstances be given as a ground for a dispute concerning an individual worker। तो बेसिकली वही कह रहे हैं यहाँ भी कि नेगोशिएशंस होती हैं वर्किंग कंडीशंस और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ठीक है। एक अग्रीमेंट पे पहुंचते हैं जिस अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड होती हैं दोनों पार्टीज़ की राइट्स और दोनों पार्टीज़ की ऑब्लिगेशंस, ठीक है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ऐड की गई है वो ये कहा गया है कि जब तक ये अग्रीमेंट वैलिड है, ठीक है, जब तक ये अग्रीमेंट वैलिड है तब तक दोनों में से कोई भी पार्टी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में उस अग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है उसको लेकर कोई भी डिस्प्यूट जो है वो नहीं कर सकती है। तो ये थी हमारी दो डेफिनेशंस कलेक्टिव बार्गेनिंग की।
नेक्स्ट है अब हमारे पास फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सबसे पहले है ग्रुप एक्शन। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो ग्रुप एक्शन है, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर नेगोशिएट कर रहे हैं। एक तरफ है हमारे मैनेजमेंट के डेलीगेट्स जिनको हम एम्प्लॉयर फेडरेशन कह रहे हैं, और एक तरफ है हमारे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि है ट्रेड यूनियन। देन वी हैव फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल। कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर वो रिजिड होगा तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये एक ऐसा ग्रुप एक्शन है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स वर्कर्स और मैनेजमेंट के मिलते हैं आपस में, ताकि वो एक कंसेंसस पे पहुँच सकें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, देयर शुड बी स्कोप फॉर कॉम्प्रोमाइज़ फॉर म्यूचुअल गिव एंड टेक बिफोर द फाइनल अग्रीमेंट इज रीच्ड। अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी इनफ्लेक्सिबल होगी या रिजिड होगी, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो दोनों पार्टीज़ को नेगोशिएशन स्टार्ट करना होगा। मतलब ऑब्वियसली दोनों पार्टीज़ अपने अपने व्यू पॉइंट के साथ आती हैं, लेकिन वाइल दे टॉक दे रीच अ मिडल ग्राउंड। ठीक है, और ऐसे मिडल ग्राउंड पे पहुंचते हैं जो दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल होता है। तो इसीलिए हम कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को फ्लेक्सिबल कहते हैं। देन वी हैव इट इज़ अ बाईपार्टाइट प्रोसेस। एक बाईपार्टाइट प्रोसेस वो होता है जिसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर भी दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होता है। अगर थर्ड पार्टी भी होगी तो वो एक ट्राईपार्टाइट प्रोसेस बन जाता है, लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एक बाईपार्टाइट प्रोसेस है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है उस एग्रीमेंट का, और उसके बाद फर्दर नेगोशिएशंस होती हैं। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऑल्सो इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। जिस तरह से द वे अग्रीमेंट्स आर अराइव्ड एट, द वे दे आर इम्प्लीमेंटेड, द मेंटल मेकअप ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व कीप्स चेंजिंग। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है हम जब भी नेगोशिएट करेंगे तो एक ही तरीके से करेंगे। दोनों पार्टीज़ के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, हर इशू अलग है। तो हर बार जब भी कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी तो कुछ ना कुछ चेंज जो है वो ज़रूर होगा। सो दिस प्रोसेस कीप्स ऑन चेंजिंग। द वे द नेगोशिएशन इज बीइंग डन, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। देन वी हैव वॉलंटरी। वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों पार्ट जो है नेगोशिएशन के लिए दोनों पार्टीज़ जो है वो वॉलंटरली आती हैं, ताकि हम इश्यूज़ को सॉल्व कर सकें। ठीक है, दोनों एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को सुनते हैं, उसमें जो भी उनको फिर अपना व्यू पॉइंट देना होता है वो व्यू पॉइंट देते हैं, और दोनों मिलकर एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। सो दिस प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस। देन इट इज़ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क, सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पर दोनों पार्टीज, हर किसी को अपनी अपनी बात बोलने का हक होता है, राइट होता है। तो ऐसा ही कलेक्टिव बार्गेनिंग में भी है, दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स अपना अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, और फिर जो है वो एक नेगोशिएशन पे पहुँचते, एक अग्रीमेंट पे पहुँचते हैं। यहाँ कोई टग ऑफ वॉर नहीं हो रही है कि हमारी बात मानी जाए, हमारी बात मानी जाए। ये एक गिव एंड टेक का प्रोसेस है, तभी इसको कहा गया है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क। देन इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस एंड नॉट अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस का मतलब क्या है, हर पार्टी के पास कुछ है जो दूसरी पार्टी को चाहिए। जैसे वर्कर्स जो हैं वो प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इन टर्न मैनेजमेंट उनको क्या प्रोवाइड कर सकती है, उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए उनको रिवॉर्ड कर सकती है, उनको हाई वेजेस प्रोवाइड कर सकती है। लास्टली रिप्रेजेंटेशन। दोनों पार्टीज जो हैं वो खुद जाकर कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करती हैं, दोनों पार्टीज़ के बिहाफ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं। एम्प्लॉयर के बिहाफ पर एम्प्लॉयर फेडरेशन होता है, और वर्कर्स के बिहाफ पर ट्रेड यूनियंस होती हैं। तो दोनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो नेगोशिएट करते हैं, एंड देन दे रीच इन अग्रीमेंट। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। लास्टली we have forms of collective bargaining. As you can see, there are 3 forms of collective bargaining: single plant bargaining, multiple plant bargaining and multiple employer bargaining. सबसे पहले देखते हैं हम single plant bargaining. Single plant bargaining क्या है? Bargaining between a single employer and a single trade union. मतलब क्या है, एक single plant है, ठीक है, उसमें काम कर रहे एम्प्लॉयज़ हैं। तो जो सिंगल प्लांट है इसके जो हमारे एम्प्लॉयर होगा वो होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग की एक पार्टी, और एक उसकी ट्रेड यूनियन होगी। तो ये जो सिंगल प्लांट बार्गेनिंग है, यहाँ पर एक प्लांट मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की गई है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का के एम्प्लॉयर और उसके ट्रेड यूनियन ये जो है आपस में मिलकर बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम प्रिवेल्स इन इंडिया एंड यूएस। सेकेंडली वी हैव मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग। मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग क्या है? बार्गेनिंग बिटवीन अ सिंगल फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट हैविंग सेवरल प्लांट्स एंड द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑल दोज प्लांट्स।
अब यहाँ पर हमने कहा है हैविंग सेवरल प्लांट्स, तो मतलब अगर सपोज एक कंपनी है, हो सकता है उसकी 3 ब्रांचेस हों, ठीक है, तो इसको हमने कहा है सेवरल प्लांट्स, ठीक है, और इन तीनों प्लांट्स में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं एंड द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑल दोज प्लांट्स, तो मतलब इन तीनों प्लांट्स में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ऊपर वाले केस में हमने कहा जब यहाँ और इसके वर्कर्स के बीच में जो है हमारी वो हो रही है, बार्गेनिंग हो रही है। लेकिन मल्टीपल प्लांट में क्या है, एक कंपनी और उसकी 3 ब्रांचेस, तो मतलब इन तीनों के एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में जब बार्गेनिंग हो रही है तो वो हमारा हो जाएगा मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग। ओके, देन लास्ट वी हैव मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग, bargaining between all the trade unions of workers in the same industry through their federal organizations and the employers organizations। मतलब क्या है, अब यहाँ पर हम एक कंपनी की बात ना करके एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ फर्म्स, ठीक है, तो एक इंडस्ट्री और उसकी सेवरल ट्रेड यूनियंस, मतलब उस इंडस्ट्री में जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं उनके बीच में जब बार्गेनिंग होगी तो ये हमारी बन जाएगी मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग, क्योंकि यहाँ पर एक एम्प्लॉयर नहीं है, अलग अलग एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उन सब एम्प्लॉयर्स की जो एक फेडरेशन होगी वो एम्प्लॉयर फेडरेशन, और यहाँ पर जो सारे वर्कर्स हैं उनकी जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके बीच में जो बार्गेनिंग हो रही है वो हमारी मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग होगी। सो अगेन 3 फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, सिंगल प्लांट, एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में, मल्टीपल प्लांट बार्गेनिंग, एक कंपनी जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं उन सभी ब्रांचेस के एम्प्लॉयर्स के साथ और वो सभी ब्रांचेस के एम्प्लॉयज़ भी, और लास्टली मल्टीपल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग, अब यहाँ पर हम एक इंडस्ट्री और उस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी वर्कर्स, तो मल्टीपल एम्प्लॉयर्स हो गए और मल्टीपल वर्कर्स हो गए, मतलब मल्टीपल ट्रेड यूनियंस हो गई, जब उनके बीच में कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी तो ये हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग होती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो अब वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।